Hello and welcome all our viewers. Guys, today Aditya Tare, Mumbai Ranji wicketkeeper and the person who captained Mumbai to its 41st Ranji title, joining us. Cricket Graph presents a candid chat show with Aditya Tare, powered by Health Track. आदित्य, स्वागत है आपका हमारे शो पे. Thank you, Anand. Thanks a lot. It's my pleasure. आदित्य, एज अ क्रिकेटर हम अपने करियर में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, बट तब भी हमारी पर्सनैलिटी एक मोमेंट से डिफाइन होती है. और वो आपके करियर में मोमेंट आया, वो मुंबई राजस्थान रॉयल का एक्साइटिंग मैच 2014 का आईपीएल. मुंबई का प्लेऑफ में जाना एक बॉल पे निर्भर कर रहा था और मैदान में उतर रहे थे आदित्य तरे. कितना बड़ा मोमेंट था वो. किस तरीके से आप सोचते हैं उसको अभी अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो? हाँ, मतलब आप देखें तो क्रेडिट काफी सारा मुंबई इंडियंस टीम को भी जाता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का फैन बेस ही इतना बड़ा है. पूरी पूरी इंडिया में देखते, पूरे वर्ल्ड में मुंबई इंडियंस को फॉलो करते, तो वो मुंबई इंडियंस के मैचेस ज्यादा कोई मिस नहीं करता. वो बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं, तो उनका फैन फॉलोइंग वैसे भी बहुत ज्यादा है. और फॉर्चुनेटली वो एक मोमेंट था मेरे करियर में जहाँ मतलब हमारी टीम निर्भर हो रही थी एक बॉल पे और बाउंड्री या सिक्स चाहिए था. तो और मेन वो मैच को हमको जीत के क्वालिफाई करना था प्लेऑफ्स के लिए, तो इट वाज एन इम्पोर्टेंट गेम. और फॉर्चुनेटली मेरे लिए वो वर्कआउट हुआ, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन. और मैं कहीं भी जाता तो अभी भी लोग मुझे देखते हैं, पहचानते, तो सबसे पहले उसी बात से रिलेट करते और वही मैच की लास्ट बॉल सिक्स की और सेलिब्रेशन की याद दिलाते. तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, एज अ प्लेयर. और if someone can, everyone remembers that moment, so it is very special for me. आदित्य, एक खास बात उस मोमेंट की यह है कि चीजें क्लियर नहीं थी करना क्या है. तो आदित्य तरे को या मुंबई इंडियंस के कैंप को क्लियर था कि अंदर जाके हमें एग्जैक्टली करना क्या है इस बॉल पे. मुझे याद है अनिल कुंबले भी साथ खड़े हुए थे, बहुत डिस्कशन चल रहा था. तो हाउ वाज द मूड एट दैट टाइम? वर थिंग्स क्लियर? क्योंकि स्टैटिस्टिशियंस को भी क्लियर नहीं था कि आउटकम कैसे होने वाला है. हाँ, क्योंकि पहले मैच बनने से पहले ही क्लियर था कि 14.3 ओवर्स में 190 है, जो भी टारगेट है करना है. पर मुझे नहीं लगता है किसी ने उस बात को सोचा हो कि 14.3 ओवर्स से अगर टाई हुआ तो क्या होगा. तो एक्चुअली जब जो बॉल पे राइडू आउट हुआ, वो बॉल पे हमको वो 14.3 बॉल था, मतलब लास्ट बॉल था जिसके पहले हमको टारगेट अचीव करना था. तो उस बॉल पे 3 रन चाहिए थे, राइडू थर्ड रन पे रन आउट हुआ और मैच टाई हो गया. तो मतलब उस बॉल के पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन हो रहा था कि ये बॉल पे 3 चाहिए, अगर 2 रन हुए तो, या 1 रन हुआ तो क्या होगा. तो ऐसी सारी बातें एनालिस्ट के साथ, सपोर्ट स्टाफ जो भी था डग आउट में, सब प्लेयर्स से तो डिस्कस हो ही रही थी. और उस बॉल पे थोड़ा बहुत समझ गया था कि अगर टाई होता है तो मे बी एक बाउंड्री, मे बी एक चांस और मिलेगा. पर तभी भी कुछ क्लियर नहीं था अनटिल वो बॉल हुआ और सच में मैच टाई हो गया 14.3 बॉल पे. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हुआ और उन्होंने बोला कि हमको 6 चाहिए नेक्स्ट बॉल में. तो फिर मैं गया बैटिंग करने. जब क्रीज पे था तो वो बॉल, मतलब दोनों बॉल के बीच में काफी बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि फील्ड दोनों टीम्स को इतना भी क्लैरिटी नहीं था कि वो बॉल पे क्या होना चाहिए. क्या आरआर क्वालिफाई हो चुका है, या फिर भी शायद उनको लग गया था कि क्वालिफाई हो गए. और बाद में एक मैसेज फिर आया कि देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि बाउंड्री या सिक्स कुछ भी हो जाए, बाउंड्री या सिक्स, तो भी हम क्वालिफाई हो सकते. तो फिर आरआर के कैंप में वो प्लानिंग चालू हुआ, फील्ड सेटिंग चालू हुआ, सब बहुत कुछ हुआ. पर वो बॉल पढ़ने से पहले क्लियर हो गया था कि क्या करना है उस बॉल. आदित्य, लेकिन डगआउट से वानखेड़े की सेंटर पिच तक जाने में 60 से 65 मीटर का सफर आपने तय किया. कितने थॉट्स, कितने सिनेरियोज आपके दिमाग में आए? किस तरह से आप पिच तक पहुंच के अपने आप को प्रिपेयर कर पाए कि मैं क्या करने वाला हूं? मतलब कोई भी बैट्समैन हो जब बैटिंग करने जाता है नई इनिंग में, तो थोड़ा बहुत नर्वस और एंशियस होता ही है. तो मतलब कितना भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, थोड़ा बहुत एंजाइटी आती है जब आप पहला बॉल खेलने जाते हो. पर पहले बॉल पे आपको ऐसी चीज करनी है जो थोड़ी मुश्किल हो, तो मे बी थोड़ा प्रेशर और एंजाइटी बढ़ जाती है. पर फॉर्चुनेटली जहाँ तक मुझे याद है अभी कि उस वक्त मैं थोड़ा ब्लैंक था, मैं ज्यादा सोच नहीं रहा था. सिर्फ एक चीज दिमाग में थी कि इस बॉल पे मुझे छक्का मारना है, उस बॉल को बस बाउंड्री के बाहर मारना है, कुछ भी हो जाए. एक मतलब वो थॉट प्रोसेस से मैं जा रहा था चल के. और यही थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर रहा था कि फील्ड, मतलब जब मैं स्ट्राइक लिया तब लेग साइड छोटा था, तो मैं वही सोचा था कि मुझे कुछ भी करके मे बी लेग साइड पे खींचना पड़ेगा.
बॉल को ऑफ स्टंप से क्या डालेगा पता नहीं, फील्ड सेटिंग देखेंगे, पर वही था कि 50-50 चांस है, या तो छक्का मारूंगा या नहीं मारूंगा। तो वो एक दिमाग में था कि चांस पूरी तरह से लेना है, क्योंकि हमको एज अ टीम और मुझे एज अ प्लेयर कुछ देयर वाज नथिंग टू लूज, हम तो कोई 5 गेम हार के हम क्वालिफाई होने के स्टेज तक आ गए थे, तो नथिंग टू लूज सिचुएशन में थे, चांस लेना था, बस वही दिमाग में था। वानखेड़े की डायमेंशंस का आपने बात किया, फॉर्चुनेटली छोटा साइड लेग स्टंप पे था, तो ये भी एक दिमाग में रहा। एंड मोर ओवर फॉकनर का बॉल भी शायद वो यॉर्कर की प्लानिंग में गए, लेकिन एकदम आपके पैरों में गिरा लेग स्टिक पे आके, आसान रहा वो भी। अभी जैसे रिजल्ट हुआ उसका, तो हाँ आसान था, क्योंकि वो बेस्ट मतलब एरिया में डाल दिया उसने, मेरे लेग साइड भी छोटा था और मेरे पैरों पे फुल टॉस डाल दिया, डिसेंट हाइट पे, ऐसे नहीं कि एकदम नीचे था, अच्छी हाइट पे डाला। और जैसे उन्होंने फील्ड सेट की थी, तो और बाउंसर की फील्ड सेट की हुई थी, पर मैं मेरे दिमाग में यही था कि शायद ब्लफ करे, क्योंकि अगर बाउंसर डालेंगे तो लेग साइड छोटा है, अगर मेरा टॉप एज भी लग जाता तो शायद पार हो जाएगा। तो वो एक रिस्की चांस था उनकी तरफ से, और मुझे लगा ही था कि वो वाइड ऑफर डालेगा, पर अनफॉर्चुनेटली उसके लिए वो ऑफ स्टंप के बदले उसने लेग स्टंप पे लैंड किया उसका यॉर्कर, थोड़ा हाइट भी ऊपर था, तो एक डिसेंट हाइट पे मेरे लिए आया, पर ऑब्वियसली उसको मिडिल करना था, और किस्मत से वो मिडिल भी हो गया और अच्छे स्टैंड में चले गया बॉल। आदित्य बॉल मिडल हुआ, बॉल स्टैंड में गया, दर्शक झूमे, और उसके बाद हमने आदित्य तरे को एक फुटबॉलर के रूप में देखा। आपने वो टी शर्ट रैप किया और एक वनखेड़े का लैप लिया। आदित्य, कब ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ बड़ा कर दिया है आपने, जो शायद हम सोचते हैं, सपनों में सोचते हैं, ऐसा कुछ बड़ा हो गया है? वो जब तक वो बॉल बाउंड्री में गया, तब तक भी कुछ ऐसे लग नहीं रहा था फीलिंग, पर जैसे रियलाइज हुआ कि छक्का गया है और हम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और जिस तरह से हमने सीजन स्टार्ट किया था, हम पहले 5 मैच हार चुके थे, हमको सबने राइट ऑफ कर दिया था कि ये सब मुंबई इंडियंस कुछ नहीं, मतलब नहीं करेगी क्वालिफाई या जो भी है। और वो साल मतलब हम पहले 5 मैच यूएई में जाके खेले थे, फिर वापस वानखेड़े आए थे, मुंबई आए थे। तो उसके बाद जब हम पहले 5 में थे, उसके बाद मुंबई इंडिया में आके हमने थोड़ा अच्छा खेलना चालू किया, थोड़ा जीतना चालू किया, थोड़ा कंटेंशन में आ गए। पर ऑब्वियसली वानखेड़े पे ऐसा मोमेंट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा फैन बेस है वो काफी लॉयल है, और मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि ये लास्ट बॉल 6 इज एज गुड एज अ गोल्डन गोल इन अ फुटबॉल वर्ल्ड कप। और मतलब मैं एक फुटबॉल को फॉलो करता हूँ, फुटबॉल पसंद करता हूँ एज अ पर्सन, तो और बचपन में खेला भी हो थोड़ा स्कूल में, तो फुटबॉलर का इंस्टिंक्ट है मेरे में, तो वो पता नहीं वो मोमेंट पे मैंने रियलाइज कि एज गुड एज अ गोल्डन गोल, तो उस तरह से सेलिब्रेट करना था, और मैं भागा नॉर्थ स्टैंड की तरफ। और नॉर्थ स्टैंड को मैं स्पेशली एसोसिएट करता हूँ कि मुंबई के जो लॉयल फैंस है सारे, वो नॉर्थ नॉर्थ स्टैंड वाले, तो सबसे ज्यादा आवाज नॉर्थ स्टैंड से आता है, बहुत लॉयल फैंस है, क्रिकेट को समझते हैं। तो मैं सोचा कि मैं उनके पास जाके सेलिब्रेट करूंगा, और जो टी शर्ट का था वो प्योरली एक फुटबॉलिंग इंस्टिंक्ट था मेरा। राइट आदित्य, बहुत बढ़िया सीन था वो। जैसा आपने बोला कि आपने लैप लिया, फिर नॉर्थ स्टैंड की तरफ भागे। आदित्य, मुंबई इंडियंस का कैंप इतना स्टार स्टडेड है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इससे एसोसिएटेड हैं, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको कि आदित्य तुमने ये कर दिया है? आ, काफी मतलब बहुत बहुत सारे लेजेंड्स ऑफ द गेम के साथ मुंबई इंडियंस एसोसिएटेड हुई है, या वैसे प्लेयर्स आए हैं हमको, ऐसे वैसे कोचेस मिले हैं। जॉन राइट थे 2013 में जब हम पहली बार जीते, रॉबिन सिंह 10 साल से है, सचिन सर है जो कैप्टन थे पहले, अभी अभी भी एसोसिएटेड है, तो ऐसे काफी सारे प्लेयर्स है जो मैं बचपन में सिर्फ एडमायर करता था या लुकअप टू करता था, कभी सोचा नहीं था उनके साथ जाके खेलूंगा। और वो मौका मुझे आईपीएल खेल के या मुंबई इंडियंस के साथ रह के मिला, तो इट्स अ स्पेशल, लाइक इट्स अ स्पेशल मेमोरी फॉर मी। और कभी भी अभी भी जब सचिन सर आते बात करते, तो एक स्पेशल मोमेंट होता है उनके साथ रहना, बात करना, डिस्कस करना क्रिकेट पे, या वो कुछ मेरे बैटिंग के बारे में कुछ बोले तो वो सुनना, या कुछ अच्छा बोले तो वो छाती बड़ी हो जाती है जब वो बात करते हैं आपके बैटिंग के बारे में, तो अभी भी वो है। और सचिन सर हमेशा सिर्फ मुंबई इंडियंस के साथ ही नहीं, मुंबई रणजी टीम के साथ भी कभी भी आते थे, तो काफी सारी बातें करते थे, हमेशा ही कॉन्फिडेंस देते थे मुझे एज अ प्लेयर। तो वो मेरे मतलब ही वन ऑफ में गोइंग अप, तो उनके साथ जो भी मेमोरी शेयर हुई है वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल हुई।
आदित्य, लास्ट बार जब मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीता 2015-16 में, आप कप्तान थे। उसके बाद से हमारा टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा मुंबई का। तो आप क्या रीजंस देखते हैं इसके पीछे कि वो मोमेंटम जो 2015-16 के बाद था, अच्छा स्क्वाड था हमारा, उसके बाद हम उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, काफी टाइम हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 सीजन हो गए जीत के लास्ट टाइम। और उसके बाद भी हम नेक्स्ट ईयर फाइनल खेले, उसके बाद हम क्वार्टर फाइनल खेले, लास्ट में थोड़ा हम क्वालिफाई नहीं करे, तो ऑब्वियसली वो ग्राफ थोड़ा नीचे गया एज ए टीम हमारा। और हम जब भी एक सीजन चालू करते तो हमारा एक करते हैं और हमको हर साल जीतना है एज ए टीम। और काफी सारी, मतलब आप देखे तो जो 2015-16 का स्क्वाड था, हमारा एक सेट स्क्वाड था। बैटिंग ऑर्डर काफी सेट था। श्रेयस 3 कर रहा था, सूर्या 4 कर रहा था, मैं 5 कर रहा था यार। एक उसके नेक्स्ट ईयर 18-19 के बाद रिटायर हो गया या पौंडीचेरी चले गए। तो हमारे जो एक्सपीरियंस स्लॉट था, बॉलिंग यूनिट था स्पेशली, वो वन रीजन और दी अदर वो हम मिस करते गए उन प्लेयर्स को। धवल 10-12 साल से खेल रहा है, इंडिया प्लेयर है। शार्दुल टेस्ट प्लेयर है, काफी एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा अच्छा किया उसने मुंबई के लिए। अभिषेक वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ मुंबई क्रिकेट as an all-rounder, or his presence was there, which was very, very important for us. We sort of, big shoes sort of went, और उसको फिल करने के लिए काफी सारे यंगर प्लेयर्स है बॉलिंग यूनिट में। बैटिंग ऑब्वियसली हमारे काफी, सूर्या खेल रहे सालों से, मैं हूँ, लाड है, श्रेयस ऑन एंड ऑफ है, पर हम 3-4 जो प्लेयर्स है एटलीस्ट मिडिल ऑर्डर में काफी सेटल्ड है और एक्सपीरियंस है। तो बैटिंग देखा जाए तो इतना चेंज नहीं हुआ, या इतना हमको इफेक्ट नहीं किया एज अ बैटिंग यूनिट। पर एज अ बॉलिंग यूनिट वी मिस ऑन प्लेयर्स लाइक शार्दुल, धवल, बल्लू, अभिषेक, एंड ऑब्वियसली स्पिनर्स इज वेल। तो काफी प्लेयर्स, गुड बॉलर्स भी मिस। एंड जैसे यंग प्लेयर्स आते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि एक साल में अगर एक यंगस्टर आ रहा है या एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर आ रहा है, तो 2-3 एक्सपीरियंस बॉलर्स के साथ रह के सीख जाएगा। पर मुझे याद है जब हम के कोच थे 17-18 में, हम क्वार्टर फाइनल खेले थे कर्नाटका के साथ। और मेरी टीम में सिर्फ धवल एक बॉलर था जो एक्सपीरियंस था, बाकी दो, शिवम दुबे ने डेब्यू किया था वो गेम में, शिवम मल्होत्रा का फर्स्ट या सेकेंड गेम था, ध्रुमिल मस्कट खेला था, उसका फर्स्ट या सेकेंड गेम था, आकाश पारकर का फोर्थ या फिफ्थ गेम था। तो धवल के अलावा बाकी जो बॉलिंग यूनिट था वो फेयरली न्यू था, कुछ भी मैचेस नहीं थे उनके पीछे। और वैसे ही उन बॉलिंग यूनिट के साथ तुम रणजी ट्रॉफी नहीं जीतते। तो इसी teams that have won Ranji Trophy lately have been teams who have had good bowlers और experienced bowling अटैक, जो रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि it's not an excuse, और I'm not saying just because we don't have the bowlers, we have good talent, we've got good backup। पर वो है कि suddenly an entire lot is coming in experience। जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है वो या तो इंडिया को खेल रहे हैं, या रिटायर हो रहे हैं, या कोई और स्टेट को जा रहे हैं, या इंजर्ड होके सीजन मिस हो रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मेरे को लगता है, दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द लिटिल बिट ऑफ डाउन स्लोप इन आवर डाउन स्लोप इन मुंबई रणजी क्रिकेट। आदित्य, आपने एक फेज की बात की कि नए प्लेयर्स का इंक्लूजन हुआ 2015-16 के बाद, काफी नए चेहरे आए, लेकिन हमने देखा कोचिंग स्टाफ में भी काफी चेंजेस आए। मुंबई ने 2 से 3 कोच देखे पिछले 4 सीजन के अंदर। तो कहीं ना कहीं टीम की एक स्टेबिलिटी भी नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण एक फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्टेड था। हाँ, नहीं, ऑब्वियसली यस, काफी सारे कोचेस भी चेंज हुए। और मैं हमेशा, अगर मैं इनसे से बात करता हूँ, या जो भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स है, या बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स है मुंबई के जो अभी भी इन्वॉल्व है पैशनेटली मुंबई क्रिकेट में, तो हमेशा वही कहता हूँ कि एज अ टीम वी नीड सम स्टेबिलिटी। हम या तो जूनियर क्रिकेट से लेके सीनियर क्रिकेट तक जो भी अपॉइंटमेंट होगी, वो अगर 2-3 साल के लिए हो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि कोच को भी पता है मुझे 2-3 साल मिलने वाले प्लेयर्स के साथ ये टीम बनाने को या टीम आगे ले जाने को। तो ऑब्वियसली अभी ये
ये टाइम भी ऐसा है कि टफ कंपटीशन, इफ यू डोंट डू वेल एज अ प्लेयर और एज अ कोच, यू विल बी जज, आपको जज करेंगे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो यू आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है आप बेयर करोगे। तो एक फेज भी वैसा है करंटली, क्वाइट प्रोफेशनल एट द मोमेंट, बट स्टिल आई थिंक अगर अपॉइंट करेंगे एक अच्छा कोच या एक वन एनी गुड अपॉइंटमेंट, आई थिंक दैट दे शुड हैव एटलीस्ट अ टाइम स्पैन ऑफ मिनिमम 2 years or 3 years, so that even the players understand, players हमको भी कोच को समझने को एक साल लग जाता है और उस उतने में नया कोच आ जाता है। तो एक चीज है जो समथिंग that should be worked out, coming going forward. जी बिल्कुल आदित्य, आपने स्टेबिलिटी की बात की, तो एक स्टेबिलिटी होने से जो एक फोकस है गोल को लेकर वो थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। लेकिन एक फैक्टर हमने और देखा आदित्य कि मुंबई का वानखेड़े पे परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ इस सीजन में। हम बैक टू बैक 2 मैचेस अपने होम में हारे, सर्विसेज एंड कर्नाटका के अगेंस्ट। सो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी थोड़ा सा अप टू दैट मार्क नजर नहीं आया। बाहर जाते हैं थोड़ा डिफरेंट कंडीशन एक नजर आता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम बैंक करते हैं कि घर के हम जितने मैच अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं टेबल में हमारा एक स्थान जो है काफी स्ट्रांग होता है। कैसा है काफी सालों से अगर आप नोटिस करें तो टाइम शील्ड क्रिकेट जो पहले इतना हेल्प करता था मुंबई को या मुंबई प्लेयर्स को, सीजन में जाने से पहले 3 टाइम शील्ड ए डिविजन के 3 लीग मैचेस होते ही होते थे बिफोर रणजी ट्रॉफी। सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड प्रिपरेशन। और टाइम शील्ड में आपके टॉप प्लेयर्स नॉट जस्ट इन मुंबई बट इन इंडिया, बिकॉज अगर आईओसी में देखें तो काफी आउटस्टेशन प्लेयर्स है जो अपने अपने स्टेट को खेलते हैं, या बीपीसीएल प्लेयर, जो भी टॉप टीम्स है, दे हैव प्लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मुंबई, गुड प्लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मुंबई, तो यू आर बेसिकली प्लेइंग अगेंस्ट अ वेरी गुड अटैक। और ये टाइम शील्ड पिछले 4-5 सालों से सीजन से पहले हो ही नहीं रहा, क्योंकि बीसीसीआई का सीजन ही पहले शुरू हो रहा है, सितंबर से शुरू हो रहा है, और मुंबई में सितंबर तक तो बारिश ही होती है, तो देयर इज नॉट मच क्रिकेट टू प्ले फॉर टू प्ले फॉर मुंबई प्लेयर्स बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू बीसीसीआई सीजन। तो हमें जो पहले सालों पहले जो प्रैक्टिस मिलती थी रणजी ट्रॉफी खेलने से पहले, 3-4 गुड गेम्स थी, वो अभी मिल ही नहीं रही है। और रेड बॉल के पहले कोई गेम ही नहीं खेलते हम एज अ टीम, एज इंडिविजुअल, एज प्लेयर, वी नेवर प्ले। खेले तो थोड़ा बहुत कांगा ही खेलते। तो देखा जाए तो प्रिपरेशन अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वर्किंग आउट बिकॉज द मॉनसून इज स्टिल देयर इन मुंबई अंटिल अर्ली अक्टूबर और लेट सितंबर, एंड बीसीसीआई सीजन स्टार्ट्स वेरी अर्ली नाउअडेज बिकॉज देयर आर सो मेनी, इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। तो उसकी वजह से टाइम शील्ड नहीं हो रही है, हमारा जनरल पुलिस शील्ड नहीं हो रहा है सीजन से पहले। जो भी हो रहा है वो या तो सीजन के साथ हो रहा है तो सीजन के बाद हो रहा है, रणजी सीजन के बाद हो रहा है। तो प्लेयर को भी उतना उतना मैच प्रैक्टिस या प्रिपरेशन नहीं मिल रहा, प्लस अगर उसका परफॉर्मेंस भी हो रहा है तो कैसे उसको इम्पोर्टेंस मिले, क्योंकि वो सीजन तो ऑलमोस्ट खत्म होने आया या खत्म हो गया। तो एक और someone will have to sort of understand कि उसको कैसे वापस चालू करे या टाइम शीट को कैसे इम्पोर्टेंट बना, क्योंकि टाइम शीट ओवर द इयर्स हैज बीन इम्पोर्टेंट फॉर मुंबई इन रणजी क्रिकेट, इन रेड बॉल क्रिकेट। आदित्य, आपकी एक पारी की बात करते हैं हम। 2012-13 में सर्विसेज के अगेंस्ट सेमीफाइनल 120 की पारी, बहुत ही एक उम्दा पारी आपने खेली थी, क्योंकि मुंबई फाइनल में क्वालिफाई हुआ और उसके बाद वो ट्रॉफी जीती हमने, रणजी ट्रॉफी की। तो किस तरीके से सम अप करते हैं उस पारी को? मुंबई शायद 170 पे 6 था और पहली पारी में, और एक जरूरत थी एक उस तरह की नॉक की जो एक इस तरह का टोटल दे सके कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करें फाइनल में जाने के लिए। हाँ, वो एक it's one of my special innings because हम खेल रहे थे पालम में, दिल्ली में, और जैन फेब का महीना था, काफी ठंडी थी, 5-6 डिग्री का वेदर था। और क्रिकेट देखा जाए तो विकेट काफी अच्छा था, पर कंडीशन ऐसे थे, वेदर ऐसा था कि बॉल कुछ ना कुछ कर रहा था, कभी लो बाउंस हो रहा था, कभी डिवेट हो रहा था, सीम हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था वो पिच पे। और हमारी टीम बहुत अच्छी थी, वसीम भाई थे, सचिन सर खेल रहे थे, अजीत अग्रकर कैप्टन थे, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, और अभिषेक था। और सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि हम 170 पे 6 हो गए थे, और ऑब्वियसली वो पिच ऐसे थी कि सेकेंड बैटिंग और थोड़ा इजी होने वाला, तो हमारे लिए बड़ा टारगेट फर्स्ट इनिंग्स में, स्पेशली बिग गेम सेमीफाइनल्स अगेंस्ट सर्विस अंडरडॉग्स थे वो,
तो उनके अगेंस्ट हमको अच्छा करना ही था और सबने सोचा था कि सर्विसेज मिली सेमीफाइनल्स में तो शायद इट्स गोना बी इजी, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा सिचुएशन वहाँ जैसे आपने कहा 150 पर फिक्स हो गए थे और मेरा और अजीत अगरकर का पार्टनरशिप हुआ बहुत बड़ा, दोनों ने 100 किए और वो एक स्पेशल इनिंग्स है मेरे लिए क्योंकि टू स्कोर 100 इन रणजी नॉकआउट इज बिग बिग अचीवमेंट। चैलेंज. It's a big achievement. It's a big challenge because you play हाँ, against teams who kept winning in the league phase, who've done well, and ट्रू। they're all top teams to come into the top four of the domestic tournament. And it's special because at the end of the game, Sachin sir came and told me it was a match-winning innings. So that compliment for me is going to stay forever because from him for him to say that to me, that was just मेरा पहला साल था first class cricket का और जी बिल्कुल। वो वो इनिंग्स काफी मेमोरेबल है मतलब. और एक खास बात उस पारी की ये थी कि आपकी पार्टनरशिप हुई अजीत अगरकर के साथ। अ, वो उस वक्त पे बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर इंडिया खेले हुए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उनके साथ वक्त बिताने का विकेट पे? एक लर्निंग रहता है एक बड़े प्लेयर से हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल. और वो ही इज बीन वन ऑफ माय फेवरेट कैप्टन. मतलब वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक ही साल लीड किया क्योंकि वो जीते हम और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया. पर वो जैसे वो लीड करे तो वो साल बहुत मजा उनके अंदर खेलने को क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है. मतलब काफी काफी सारा क्रिकेट इंटरनेशनल खेल चुके हैं और एक बहुत ही बड़े प्लेयर है. और उनके साथ स्पेशली क्रीज पे बैटिंग करते हुए टाइम बिताना बहुत मजा आता है क्योंकि हर बॉल पे वो मुझे कुछ ना कुछ खेल लेते हैं. अगर मैं थोड़ी भी गलती है, थोड़ा भी लूज शॉट खेला तो आके मुझे बता रहे थे. तो वो ऑब्वियसली प्लेड ऑल हिज करियर एज अ फास्ट बॉलर, बट वो खुद एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे. तो काफी इंपॉर्टेंट इनिंग्स उन्होंने मुंबई और इंडिया के लिए भी खेली. और वो बैटिंग के बारे में ज्यादा कभी बात करते नहीं थे किसी के साथ भी. पर उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि वो कितना अपने बैटिंग के बारे में या दूसरों के बारे में सोचते, क्योंकि मुझे वो हर बॉल पर पिच तभी थोड़ा कर रहा था, अंदर बाहर हो रहा था, वेदर कोल्ड था. कुछ उनके बॉलर्स भी थोड़े ऐसे थे कि धीरे थे पर बहुत अच्छे टप्पे पे डाल देते, हिला रहे थे. और मैं पहले काफी फ्लैशी खेलता था, शॉट खेलता था. तो मैं थोड़ा भी लूज शॉट खेलूँ तो मुझे आके समझाते थे, संभालते थे या कभी डांटते थे. तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल पार्टनरशिप था क्योंकि मुझे याद है मैंने 100 किया था पर मैंने ऑलमोस्ट 300 बॉल खेले थे वो इनिंग के लिए. तो जी काफी बिल्कुल। टाइम स्पेंड किया था क्रीज पे. तो काफी बहुत अच्छा क्या बोलते पार्टनरशिप था और मजा आ रहा था क्योंकि वो हर बॉल पे कुछ ना कुछ मेरे साथ बात कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कन्वे कर रहे थे कि कैसा खेल, छोड़ दे या मत खेल. तो वो एक दैट्स हाउ इट हैज ऑलवेज बीन के मुंबई ड्रेसिंग रूम हो या ग्राउंड हो या पिच हो, जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है वो हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और उसी वजह से टीम ओवरऑल अच्छा खेलती है, अच्छा परफॉर्मेंस होता है. आदित्य, क्रिकेट वापस शुरू हो चुका है। हमने देखा 3-4 महीने का ब्रेक हुआ, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज खेल रहे हैं, लेकिन एक चार्म मिसिंग है, दर्शक नहीं है स्टैंड्स में। आईपीएल अगर इसी सिनेरियो में होता है, क्योंकि आप आईपीएल में काफी खेल चुके हैं, 3 फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपका व्यू कैसा है? बिहाइंड द डोर आईपीएल होगा, दर्शक नहीं होंगे, चार्म मिस होगा, या क्रिकेट चलना चाहिए कैसा भी चले? चांस तो डेफिनेटली मिस होगा क्योंकि T20 फॉर्मेट में the most entertained people are the spectators क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि छक्के लग रहे, चौके लग रहे. और आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है वहाँ फैंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. आप चेन्नई जाओ तो पूरा स्टेडियम येलो होता है, बहुत लॉयल फैंस है. मुंबई आओ तो काफी सारा ऑल ब्लू, मुंबई के काफी लॉयल सपोर्टर्स है. आप बैंगलोर जाओ तो आरसीबी के लॉयल सपोर्टर. तो ऐसा एक लॉयल्टी फॉर्म हो चुका है थ्रू आउट द कंट्री टुवर्ड्स डिफरेंट फ्रेंचाइजीज. तो डेफिनेटली मिस करेंगे प्लेयर्स खुद क्योंकि प्लेयर्स खुद भी मोटिवेट होते हैं या खुद भी इंस्पायर होते हैं जब क्राउड सपोर्ट हो, जब आवाज हो आपके लिए, कोई चेयर कर रहा है. तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा ही रहता है एज अ प्लेयर. ये बोलने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली द स्पोर्ट शुड मूव ऑन एंड ये जो भी होगा अगर एमपी स्टैंड में आईपीएल होगा तो एक टेम्पररी मेजर है अंटिल द द स्केयर ऑफ द डिसीज गोज अवे और द इन्फेक्शन इज सॉर्ट ऑफ कंट्रोल. ऐसे नहीं है कि क्रिकेट फॉरएवर इज गोइंग टू बी प्लेड इन एमपी स्टैंड. सो इट्स जस्ट अ मोमेंट अ मैटर ऑफ few months I think until there's a permanent solution. But the game I think must go on because as a player all you want to do is
आपको बस ग्राउंड पे जाना और मैच खेलना है, बॉल को बैट को बॉल मारना है। जो भी आपको प्रैक्टिस, आप ट्रेनिंग कितनी भी कर लो, प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, पर अगर आप मैच नहीं खेल रहे हो तो उस चीज का फायदा नहीं। तो एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली हम सब मैच खेलना मिस कर रहे हैं। तो अगर टूर्नामेंट होता है या इवन इफ इट इज इन एम्प्टी स्टैंड, फर्क पड़ेगा, पर प्लेयर फिर भी मैच खेलने को एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल आदित्य, हम सब भी एज अ फैन यही चाहते हैं कि क्रिकेट का वो रंग वापिस आए जो हम सबको वो खुशी, वो जुनून देता है। आदित्य, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छी इंसाइट्स मिली क्रिकेट में, आपके करियर को लेकर, मुंबई क्रिकेट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक्स अ लॉट आदित्य। थैंक यू। आदित्य, क्रिकेट ग्राफ पर आपके फैन क्लब ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए पोस्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। आदित्य, पहला सवाल ये आता है कि आपके ऊपर विकेट कीपिंग का भी एक लोड है। एज अ प्योर बैट्समैन आप मुंबई के लिए खेलते हैं, तो क्या टीम कंपोजिशन को कभी इस तरीके से देखा गया या देखा जाए कि एक विकेट कीपर के लिए जगह हो, एक्स्ट्रा खेले और आप उस प्रेशर से रिलीव हो जाए, दो यू आर विकेट कीपर? नहीं, मतलब आई ऑलवेज लव विद कीपिंग विकेट्स, और एज अ विकेट कीपर मैं यही सोचता हूँ कि मैं टीम में खेल रहा हूँ एज अ विकेट कीपर, तो आई वांट टू डू वेल विद द ग्लव्स। और मैं जब बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में यही होता है कि मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ और मुझे रन बनाने हैं। तो वो एक हमेशा से ही, पहले से ही मेरे में इनग्रेन्ड है कि मैं कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं लेता। मेरे एट्रीब्यूट की, या तो बैटिंग या तो कीपिंग, दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं एक दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करता। पर एक चीज हमेशा से हुई है कि जब मैं विकेट कीपिंग करता हूँ तो उससे मेरा बैटिंग काफी इंप्रूव होता है, क्योंकि विकेट कीपिंग करते करते वो पिच का जो भी अंदाज है या पिच का जो नेचर है वो जल्दी समझ में आता है, और वो मुझे मेरे बैटिंग में हमेशा हेल्प किया। और obviously when I play as a wicket-keeper batsman, it just allows us as a team to field an extra fast bowler or a spinner, or it helps in a combination. अगर मैं as a batsman खेलूँ purely and we have to play someone else as a wicket-keeper, I think थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन में हर्ट हो सकता है, क्योंकि हमेशा से जब 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 भी 7-8 सीजन से मैं खेल रहा हूँ मुंबई के लिए, तो I've always played as a wicket-keeper batsman. तो दैट इज आई थिंक हेल्प हमारे टीम को कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए, राइट। राइट, एंड एज अ सीनियर प्लेयर और एज अ लीडर आल्सो काफी हेल्प मिलती है जब एज अ विकेट कीपर आप रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि आप काफी चीजें विकेट के पीछे से गेज कर पाते हैं, जो डिसीजन आप बॉलर को पास ऑन कर पाते हैं। हाँ, मतलब विकेट कीपर का रोल ही काफी, मतलब हमेशा से ऐसा है कि विकेट कीपर हैज गॉट द बेस्ट व्यू ऑफ द गेम, बेस्ट व्यू, राइट। बेस्ट व्यू, स्पेशली ऑफ द फील्डिंग साइड, क्योंकि वो एज गुड एज अ बैट्समैन व्यू है। तो अगर बॉलर थोड़ा भी लाइन से दूर जा रहा है या लेंथ से भटक रहा है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ विकेट कीपर जल्दी कैच कर लेते हैं। और अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो मेरे लिए और थोड़ा बहुत आसान भी हो जाता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बॉलर थक रहा है, या बॉलर इधर नहीं डाल रहा था, अभी क्यों डाल रहा है, या बॉलर आप सही नहीं डाल रहा, तो उसको जाके समझाना आया, उस हिसाब से बैट्समैन कहाँ शॉट खेल रहा है। तो वो एक अच्छा एरिया है मेरे लिए, जो मैं थोड़ा बहुत छोटी 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 चीजें वो समझ सकता हूँ, और मेरे कैप्टनसी में भी हेल्प करती है। जी आदित्य, अमन अग्रवाल पूछते हैं कि एज अ विकेट कीपर वो एक चीज क्या है जो हमेशा जहन में रहनी चाहिए हमारे प्रॉपर स्किल्स के एग्जीक्यूशन के लिए? एज अ विकेट कीपर आई थिंक मेंटली एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट बॉल है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बॉल है, क्योंकि हम काफी टाइम, हर विकेट कीपर अपने करियर में मिस्टेक करता है, कैचेस ड्रॉप करता है। कोई भी कीपर नहीं जिसने कभी कैच नहीं छोड़े, पर अच्छे विकेट कीपर वही है जो कम कैच छोड़ते हैं, और जो कैच छोड़ने के बाद भी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। पर काफी टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं काफी टाइम में मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो वो मैं सोचते रहता हूँ, पर ऑब्वियसली अभी थोड़ा बहुत खेल खेल के अभी वो आइडिया आ गया है, और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ कीपिंग के बारे में, वही एडवाइस मिलती है कि मिस्टेक टेंड टू हैपन, आपको सिर्फ भूलना है और नेक्स्ट बॉल पे फोकस करना है, और नेक्स्ट बॉल जैसे भी आता है आपको कलेक्ट करना है। तो एक है कि मेंटली आपको प्रिपेयर होना है कि यू विल मेक मिस्टेक, पर आप नेक्स्ट बॉल को कैसे रिएक्ट करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ विकेट कीपर। और स्किल वाइज तो काफी सारी चीजें, इट्स अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ स्किल इन द गेम के विकेट कीपर एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है टीम में, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेफिनेटली, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी इट विल बी इजियर फॉर यू। तो मेरा एडवाइस यही होगा कोई भी कीपर के लिए कि आप कोई एक ऐसा
find someone who is a specialist in wicket keeping और उससे आप जाके एडवाइस लेके या उसके साथ प्रैक्टिस करें तो आपकी कीपिंग इंप्रूव होगी। अच्छा, विकेट कीपिंग के कंटेक्स्ट में एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि लगभग पिछले 10-11 साल से आप रणजी सीजन में हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ नेचर ऑफ पिचेस भी ईज आउट हुआ है, जिससे विकेट कीपिंग थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं रैंक टर्नर होता है तो विकेट कीपिंग एक डिफिकल्ट चैलेंज बन जाता है। बट अभी जैसा हम देखते हैं कि काफी फ्लैट फ्लैट पिचेस हैं, तो वहां पर विकेट कीपिंग थोड़ा सा कम बोझिल लगता है। इनफैक्ट ऑब्वियसली एकदम अगर रैंक टर्नर होगा, वैसे हम स्पेशली मुंबई में नहीं देखता है रैंक टर्नर, क्योंकि वानखेड़े का नेचर थोड़ा फ्लैट है या ग्रीन है। ऐसे मैं स्पेशली मुंबई में रेयरली कभी खेला जहाँ पर बॉल स्क्वायर टर्न हो रहा है, काफी रेयरली खेला। बीकेसी में थोड़ा बहुत अभी स्पिन होने लगा है बॉल पर, इतना भी नहीं जैसे बाहर के स्टेट्स में होता है। पर विकेट कीपर हमेशा कीपिंग एंजॉय करता है टर्निंग ट्रैक पे या सीमिंग ट्रैक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा कब उसके पास बॉल सबसे ज्यादा उसके पास आता है या डिसमिसल्स आते हैं, तो तभी एज अ विकेट कीपर यू एंजॉय बिकॉज अब बॉल आपके पास आने का चांस है। फ्लैट ट्रैक पे थोड़ा बोरिंग हो जाता है विकेट कीपिंग, क्योंकि बहुत कम बॉल आते हैं, थोड़ा मुश्किल भी है फ्लैट ट्रैक पे, क्योंकि पूरे दिन में आपके पास एक आध दो एक आध कैच आ जाए और अगर आप रिलैक्स हो गया सोच रहे कि मेरे पास आएगा ही नहीं फ्लैट विकेट और उसमें वो कैच छूट जाता है, तो वो एक थोड़ा इट्स अ डिफरेंट चैलेंज टू कीप ऑन अ फ्लैट पिच, क्योंकि बॉल आपके पास कम आ रहे, पूरे दिन में आपके पास 40 बॉल आ रहे हैं, 300 बॉल में से 350 बॉल में से, तो थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है। राइट आदित्य। आदित्य, अगला सवाल है कि मुंबई डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी सेटअप में हमारे सीनियर और जूनियर का जो एक बैरियर है, वहां डीलिंग कैसे होती है? जैसा आपने बताया कि काफी नए चेहरे आते रहते हैं सीजन भर, और टीम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि एक यूनिटी टीम के अंदर सेटअप हो, तो एज अ सीनियर आप किस किस तरीके से डील करते हैं उस बैरियर में? देखो यार, ये काफी सारा सीनियर और जूनियर का मुझे लगता है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन लो हो चुका है मुंबई क्रिकेट में, बहुत चल रहा है कि सीनियर्स है जूनियर्स है। इट्स नॉट दैट। आप जब मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो इट डजंट मैटर वेदर यू प्लेड 1 गेम और 100 गेम, व्हाट मैटर्स इज योर रिप्रेजेंटेटिंग मुंबई। और आपको एज एन इंडिविजुअल, आई थिंक एवरी प्लेयर एज एन इंडिविजुअल शुड थिंक कि मुझे टीम को जीताना है, मुझे मुंबई के लिए अच्छा करना है। तो इसमें doesn't really matter whether you're senior or junior. But obviously, last 2-3 years there has been a lot of changes in the team. काफी सारे young players आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो जब मैं when I first broke into the team, I was fortunate कि I played with Wasim Bhai, Amol Majumdar, Sajid Agarkar, Ramesh Pawar, all those big names in Mumbai cricket who were still part of that dressing room. Or they were there to sort of teach or guide or let us know what the tradition is or what it takes to be successful in the Mumbai dressing room. पर अभी लास्ट थोड़ा 3-4 साल में ऐसा हुआ है कि फेयरली न्यू टीम सीनियर, अगर देखा जाए तो मैं, सूर्या है, श्रेयस कभी आया तो लाड है, 3-4 प्लेयर ही ऐसे हैं जो थोड़े टाइम से खेल रहे हैं, तो एक the number of senior players are less compared to the number of junior players. So, there is going to be थोड़ा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा एक जनरेशन गैप काइंड ऑफ थिंग है, तो होता ही है, क्योंकि आप अगर बहुत सारे ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज की बात करेंगे। इकट्ठा अगर ज्यादा यंगर प्लेयर्स आए तो ऑब्वियसली उन लोग जो मेंटालिटी से खेलते आ रहे हैं वो मेंटालिटी से उन लोग सीनियर टीम में खेलने लगते हैं। तो एज अ सीनियर प्लेयर ऑब्वियसली मेरा रोल है, या सूर्या का रोल है, लाड का रोल है, धवल जब भी होगा, शार्दुल जब भी होगा, तो वी ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ make the players understand what it takes to do well or what it takes to take this team forward. So obviously we try and strike that conversation all the time, but sometimes it happens, sometimes the players are pretty confident within themselves, they'll just play as the way they want to. So और मैं हमेशा as a leader I've always been pretty free with the players around. अगर someone is comfortable playing in a certain way or so I just let the players have the freedom. So that's been my nature as a leader. जी आदित्य, और आपके दोस्त तुषार पांडे ने एज अ फैन आपके लिए कहा है, लेट्स विन ऑल द चैंपियनशिप्स नेक्स्ट ईयर। 100%, we'll try for the best. थैंक्स अ लॉट आदित्य, वंस अगेन बहुत मजा आया आपसे बात करके। कम्युनिटी क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया, अपने फैंस को आपने एड्रेस किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू।